हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6 का हिंदी का व्याकरण का चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। तो चलो विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब इसके पहले जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है भाषा व्याकरण लिपि वाला, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है समझिए और जानिए। क्या समझना है, क्या जानना है, देखते हैं। भाई नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके साथ दिए गए संवाद यानी कॉन्वर्सेशन को पढ़िए और समझिए। अब नीचे एक चित्र दिया गया है, उसे हमें ध्यान से देखना है और जो उसके अंदर कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसको हमको पढ़कर समझना है। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, एम क्या है? तो हमें सबसे पहले तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा वर्णों के स्वरूप के बारे में, उनकी परिभाषा को समझना, ये हमारा एम है। दूसरा, वर्णों के भेद को जानना, ये हमारा एम है कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं उनके, और मात्राओं के विषय में भी हम जानेंगे। इस विषय को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर, द्वित व्यंजन, इनके विषय में जानेंगे। हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद और उनके संयोग के बारे में, किस तरीके से तोड़ेंगे हम वर्ण को और किस तरीके से हम जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या सीखते हैं हम। अब यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है। तो ये बच्चा कहता है कि माँ, शिवानी के नाम में 6 वर्ण हैं। तो दूसरी बच्ची जो है, इसकी बहन होगी, ये पूछती है कि माँ, ये जो वर्ण है, वर्ण क्या है? तो माँ क्या बोलती है, ज़रा ध्यान से पढ़ना। वर्णों को कहते हैं अक्षर, वर्णों को कहते हैं अक्षर, और इनको पढ़कर बनते हैं साक्षर। साक्षर मीन्स एजुकेटेड। ये हैं ध्वनियों के रूप लिखित। ये ध्वनियाँ, ये जो साउंड है ना, जो तुम्हारे मुँह से क म प निकल रही हैं, ये उनके लिखित रूप है और वर्णों के मेल से ही शब्द रचित। अर्थात जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो उससे शब्द बनते हैं। जैसे कि क म ल, मैंने 3 वर्णों को मिलाया तो कमल शब्द बना। एक शब्द में वर्ण अनेक, एक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं। जैसे कमल को ही ले लो तो उसमें 3 वर्ण है, क म ल, ठीक है। खंड शब्द के खुद करके देख, वो कह रहे हैं कि अपने शब्द को खुद ही खंड करके देखो, उसको तोड़ के देखो। यही सब सीखेंगे चैप्टर के अंदर, कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है, राइट बच्चों। माँ ने शिवानी और उसके भाई को वर्णों के बारे में बताया। अब आप बताइए ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहते हैं भैया? वर्ण कहते हैं। चलो ये प्रश्नोत्तर तो तुम अपने आप करना, मैं ज़रा चैप्टर पे आ जाती हूँ सीधा। सबसे पहले बात करो विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण लगभग ह के समान होता है। देखो विसर्ग क्या है, ऐसे 2 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। जैसे मैंने कहा स्वतः, प्रातः, तो ह की साउंड आ रही है ना, तो वही बोल रहे हैं कि भैया जो विसर्ग होता है उसमें वो उसका जो उच्चारण, उच्चारण मीन्स होता है बोलने का तरीका। तो जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो उसमें हा की जो ध्वनि है हा के समान किया जाएगा। इसका स्वरूप 2 बिंदुओं के रूप में होता है, यानी कि 2 बिंदियां आपको लगानी है। इसका प्रयोग प्राय यानी कि अक्सर संस्कृत भाषा के शब्दों के अंत में किया जाता है, के साथ या फिर शब्दों के अंत में किया जाता है। जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, तो ह की साउंड आ रही है विशेषतः। अब आ जाओ एक नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर दे रखा है हमें व्यंजन के बारे में। तो जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए, जिन वर्णों का उच्चारण यानी बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब बच्चों तुम्हें सबसे पहले तो स्वर समझना होगा ना। यहाँ स्वर नहीं दे रखा। स्वर क्या है? अ से लेकर आहा तक जो भी साउंड्स हैं वो स्वर है। जैसे अ आ ई उ ऊ र ऋषि ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो ये जो हैं अंग आहा, तो ये सारे के सारे जो हैं ये स्वर हैं, ठीक है। अब आहा तक मतलब छोटे आ से लेकर आहा तक का जो है सारा साउंड का जो गेम है हमारा, वो स्वर कहलाता है। समझ में आया? अब स्वरों का तो एक अपना ही मतलब एक तरीके से स्वतंत्र रहते हैं, उनको लिए हमें दूसरी ध्वनियों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ, यहाँ पर बड़ा करके समझाऊँ, तो मैंने क एक व्यंजन लिया। क एक व्यंजन है, का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। तो का के अंदर भी आ की ध्वनि छिपी है। का आ की साउंड है का। अब इसमें होगा का के नीचे हलंत प्लस छोटा आ, तो ये मिला के बनता है मेरा क। का के नीचे हलंत, हलंत मीन्स छोटा सा टेढ़ा डंडा आप लगाओगे और छोटा आ लिखोगे, तो ये बंदा इक्वल टू का है। तो मैं आ की साउंड की ज़रूरत पड़ी। अब मान लो मैंने का लिखा है, तो का के नीचे तो हलंत ही लगाओगे, लेकिन यहाँ मात्रा में आप बड़ा आ लिखोगे। सेम एज का के नीचे अगर मैंने छोटी ई की मात्रा लगाई साथ में, तो का तो हलंत तो वैसे ही लगाओगे, बट इसके साथ आप छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? छोटी ई लिखेंगे, ठीक है। कैसे? जैसे क प्लस छोटी ई, ऐसे
तो हमें स्वर की ज़रूरत पड़ रही है, ये मुझे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलो भैया, आगे बढ़ते थे। व्यंजन के भेद होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पहले इसके ऊपर देखो कि इसके उच्चारण करते समय हवा मुख के अंगों से रगड़ कर बाहर आती है, जैसे कि का, माँ। तुम देखो मुख के अंदर जो तुम्हारे अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, उससे रगड़ कर ध्वनि बाहर आ रही है। चलो जी आगे देखो, व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कहाँ से ज्ञात तक की ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरे होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब आ जाओ भाई, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय, बोलते समय, ठीक है, जिन व्यंजनों को का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन है, ध्यान रखना, अ से आहा तक स्वर हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण यानी बोलते समय जीवा यानी जीभ मुंह के विभिन्न अवयवों या भागों को स्पर्श करती है, टच करती है, जीभ आपकी मुंह के अंदर के भागों को, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ स्पर्श करे, टच करे, ठीक है, जीभ, वो स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीवा यानी जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, टच नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ जाती है, ना, तेज गति से हवा बाहर निकलती है, उसको वो ऊष्म यानी गर्मी पैदा करते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ वर्णों के स्पर्श जो व्यंजन हैं उसमें आपको कुछ वर्ग दिए हैं, जैसे का वर्ग, का की पूरी लाइन, जैसे क ख ग घ ण। चा वर्ग में आया च छ ज झ इया। टा वर्ग में आया ट ठ ड ढ ण। ठीक है, ता वर्ग में आया त थ ध ध न। पा वर्ग में आया प फ ब ब म। तो ये तो हैं हमारे के सारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसमें जो है स्पर्श हो रहा है, देखो क खा ग घ ड़ा, तो कहीं ना कहीं टच हो रही है आपकी जीभ, तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ हो गए। ऊष्म व्यंजन हो गए श, श, स, हा। ठीक है, दोनों ही श हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के शब्दों में यूज़ होते हैं। आगे देखो, सभी व्यंजनों को असहित बोला जाता है। मैंने तुम्हें बताया, क में अलंत लगा के तुम अ लिखोगे तब का बनेगा। जैसे कि ये अगर आ रहित हो तो ये ऐसे लिखेंगे, आ के बिना, रहित मीन्स बिना, आ रहित। अगर मैं पा कहूँ तो कैसे बना, पा ऐसे प्लस आ। ठीक है, अगर ये आ की ध्वनि हटा दूँ तो पा इतना ही रह जाएगा, तब ये पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इसकी सहायता लेकर ही से पा बोलते हैं हम इसको, प। ठीक है, और ये आ सहित है, आ सहित आप जो यूज़ करते हो नॉर्मली, आ सहित। ठीक है, क प ये आ के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, यानी इसके अंदर आ मिला हुआ है कहीं ना कहीं। यहाँ पर क्या है, चर्चा कीजिए, शस्य सहा को ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है, चर्चा कर लेना भाई। आगे देखो, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से एक नया व्यंजन बन जाए, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय में ये देखो, ये मिला के बन रहा है, क, श और आ की ध्वनि तीनों का मिला रहे हैं तो शा बन रहा है, तो इससे क्षत्रिय वर्ड होता है। जैसे ज्ञा कैसे बनेगा, ये जो ध्वनियाँ हैं इनको मिला के हमारा ज्ञा ज्ञानी बन रहा है। सो ऑन, त को देखो, त है, र है और आ मिलाकर त्र बन रहा है। शम, श, र, आ, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस ध्वनि को मिलाकर बन रहा है। ठीक है, इनसे कौन से व्यंजन बनते हैं। द्वित व्यंजन पे आ जाओ, जब एक व्यंजन का मेल अपने समरूपी व्यंजन से हो, यानी आधा दा पूरा दा, आधा ना पूरा ना, आधा पा पूरा पा, अपने ही समरूपी से हो तो द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन में पहला व्यंजन हल चिन्ह के साथ युक्त प्रयुक्त होता है। हल का चिन्ह का मतलब होता है ऐसे, जैसे जैसे मैंने लिखा दा, तो ये हल का चिन्ह है, ये हल्का सा टेढ़ा, मतलब इसका मतलब आधा ही है, आधा दा ही है। तो द दा, गददा, टटा, मिटटी, है ना, तो इस तरीके के जो शब्द हैं, तत्ता, उत्तर, तो आधा ता पूरा ता। ठीक है, अगर आधा ता तुम लिखकर दिखा रहे हो तो हलंत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हलंत के साथ दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये आधा है, ये इक्वल टू ये है, समझ में आया, ये इसका मतलब ही आधा है। ठीक है, ये आधा है ना, तो जैसे पा के नीचे हलंत है तो हम आधा पा ऐसे लिखते हो ना, प्यार में ऐसे लिखते हैं, तो ऐसा ये चीज़ है। संयुक्त अक्षर देखो आप, जब एक स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन का मेल, बिना स्वर वाले व्यंजन का मेल स्वर सहित व्यंजन से हो जाए, जिसमें स्वर हो उस वाले व्यंजन से हो जाए, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे एक हो आधा और एक हो पूरा, आधा दा पूरा या, तो यहाँ पर बन गया विद्या। अब ये था स्वर रहित, यानी इस द में, ये दा में स्वर तो नहीं है, स्वर लगा के अगर मैं इसे बनाऊंगी तो ये पूरा दा बन जाएगा,
तो ये स्वर रहित है, और या जो है वो स्वर सहित है। या जो है ऐसे तो स्वर रहित होता है और ऐसे बन गया तो पूरा स्वर सहित है, इसके अंदर आ भी छिपा है। विद्या बन गया। अब क्या, री, आधा और पूरा, ठीक है, एक है स्वर सहित और एक है स्वर रहित। आगे देखो चलो भाई, दो व्यंजनों को मिलाकर लिखने के नियम क्या हैं। खड़ी पाई वाले किसी व्यंजन को आ रहित और दूसरे व्यंजन को साथ लिखा जाता है, ठीक है, तो उस व्यंजन को खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। अगर आप आधा लिख रहे हो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो वो कह रहे हैं कि आपको ये खड़ी पाई हटा देनी है, ठीक है, वो चीज़ आपको कह रहे हैं। तो आधा धा, आधा ना, आधा ख, आधा ज कैसे लिखना है ये देख लेना। आगे चलो भाई, घुंटी हटाकर अरहित करके इन्हें अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि घुंटी हटाकर मीन्स डंडा हटाकर बेसिकली। तो क को देखो हमने क्या किया कि क का ये ऐसे ऐसे ये हटा दिया हमने, ठीक है, तो आधा का बन जाएगा, आधा का बन जाएगा ये, है ना, वक्त में आधा का लगाया। जैसे फ है तो फ में हमने क्या किया, ये घुंटी हटा दी, ये जो होता है ये हटा दिया। इस तरीके के डंडे को कह रहे हैं इसको हटा दो, ठीक है, तो आ रहित बन जाएगा, बिना आ के बन जाएगा, मतलब आधा रह जाएगा। हलंत लगाकर किसी व्यंजन के साथ जोड़ें तो फिर वो आधा हो जाता है। जैसे ट में हलंत नीचे डंडा लगाया तो आधा हो गया। अब आ जाओ गड्ढा, पाठ्यक्रम, चिन्ह, रा के विभिन्न रूप। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो भाई। हिंदी भाषा में रा 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक तो रफ में ऊपर जैसे आधा रा लगाया है, जब स्वर सहित रा के बाद कोई व्यंजन आता है, जब स्वर रहित मीन्स स्वर के बिना, ठीक है, र के बाद कोई व्यंजन आता है तो रा उस व्यंजन के ऊपर रफ के रूप में लग जाता है। रफ मतलब ऐसे करके याद है, ऐसे, जैसे कर्म, 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 स्वर रहित रा के बाद कर्म, रुम, रुम, आधा रा आ रहा है ना, कर्म, ठीक है, कोई व्यंजन आ गया, म व्यंजन है, जैसे स्वर्ग, ग व्यंजन है, पर्व, व व्यंजन है, ठीक है, तो र आधा आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या लग जाएगा, ऊपर की तरफ रेफ लग जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर गोल घूम के लगेगा। अब वर्ण संयोग क्या है, वर्णों को मिलाकर पुनः पहले वाली स्थिति में लाने को ही वर्ण संयोग कहते हैं। आप मिला दीजिए, वर्ण संयोग बन जाएगा। देखो, न में अगर आ बनाएंगे तो पूरा ना बन जाएगा, और द में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो दी बन जाएगा। र में आ लगाएंगे तो रा बन जाएगा, त में आ लगाएंगे तो त बन जाएगा। इस तरीके से पूरे पूरे वर्ड्स आप मात्रा लगा लगा के बना सकते हैं। और बस हो गया ये चैप्टर, मेरा छोटा सा चैप्टर था, ख़त्म हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाना। कहाँ से हो, कौन से स्कूल से हो, अपना नाम सब कुछ बता के जाना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।